फाइनेंशियल ईयर 26 का सेकंड क्वार्टर इंडिया के रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए सबसे टफ क्वार्टर्स में से एक था। इंडस्ट्री को बैक टू बैक फास्टिंग पीरियड्स, अनसीजनल रेन्स और वीक अर्बन स्पेंडिंग जैसे चैलेंजेस से डील करना पड़ा। इंडिया के 3 लिस्टेड QSR या क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जायंट्स ने फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर में काफी अलग अलग रिजल्ट्स रिपोर्ट किए। जुबिलेंट फूडवर्क्स के रेवेन्यू में 19.7% का ग्रोथ आया। वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड के रेवेन्यू में 3.8% का ग्रोथ आया। देवयानी इंटरनेशनल के रेवेन्यू में 12.6% का ग्रोथ आया। लेकिन कंपनी के मार्जिन्स एक क्वार्टर में ही 8.1% से 6.8% तक गिर गए। आज के इस वीडियो में हम तीनों QSR प्लेयर्स के फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखेंगे। सबसे पहले हम इस इंडस्ट्री में चल रहे करंट सिचुएशन को समझेंगे। उसके बाद हम एक एक करके तीनों कंपनीज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स एक्सप्लोर करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देब, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले QSR सेक्टर का करंट कंडीशन देखते हैं। मल्टीपल QSR कैटेगरीज में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ या SSG वीक थे। पिज्जा कैटेगरी का SSG नेगेटिव 1.5% था। मतलब ये पूरा कैटेगरी एक्चुअली 1.5% कम हुआ। फ्राइड चिकन कैटेगरी अभी भी नेगेटिव ही रहा है। सिर्फ बर्गर्स कैटेगरी ने मिक्स्ड रिजल्ट्स दिए। ये बस एक स्लो डाउन नहीं है, ये पूरी कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्शन है। और इस कॉन्ट्रैक्शन के रीजंस क्या थे? सबसे पहले तो सावन और नवरात्रि इसी क्वार्टर में आए। इसका इम्पैक्ट मीट हैवी ब्रांड्स पे पड़ा। वेस्टलाइफ के मैनेजमेंट ने इस इम्पैक्ट को नंबर्स से दिखाया। उनके ऑपरेटिंग रीजन्स में ईटिंग आउट फ्रीक्वेंसी 4 to 6% कम हुआ। मतलब अगर मार्केट में पहले 100 रुपीज के सेल्स हो रहे थे तो अब 94 to 96 रुपीज के हो रहे हैं। और इंडस्ट्री ने इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या किया? अग्रेसिव डिस्काउंटिंग। मैकडॉनल्ड्स ने 69 रुपीज के मैक्स सेवर कॉम्बोज लॉन्च किए। KFC ने 9 for 299 बकेट्स लॉन्च किए। पिज्जा हट ने भी बाय 1 गेट 3 ऑफर लॉन्च किया। सारे प्लेयर्स प्राइस पे compete कर रहे थे। मतलब सबके मार्जिन्स पे इक्वल इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चलिए देखते हैं कि इंडिया के QSR प्लेयर्स का एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा था। सबसे पहले जुबिलेंट फूडवर्क्स से शुरुआत करते हैं। कंपनी ने कुछ ऐसा किया जो करंट इंडस्ट्री सिचुएशन में बहुत मुश्किल लग सकता है। कंपनी के ऑपरेशंस का मेजर हिस्सा डोमिनोज इंडिया के ऑपरेशन से आता है और डोमिनोज इंडिया में 9.1% का लाइक फॉर लाइक ग्रोथ या LFL हुआ। मतलब जहां मार्केट डाउन है वहां कंपनी ग्रो कर रही थी और कंपनी ऐसा लगातार 7 क्वार्टर से कर रही है। चलिए अब इस 9.1% के ग्रोथ को और डिटेल में समझते हैं। ईयर ऑन ईयर कंपनी के ऑर्डर वॉल्यूम्स लगभग 15% बढ़े। रेवेन्यू पर ऑर्डर थोड़ा कम हुआ क्योंकि डिजिटल सोर्सेज से आने वाले नए कस्टमर्स के टिकट साइजेस कम है। मतलब जुबिलेंट अपना एवरेज ऑर्डर वैल्यू सैक्रिफाइस कर रहा है ताकि वो कस्टमर एक्विजिशन और फ्रीक्वेंसी बढ़ा पाए। कंपनी हाई फ्रीक्वेंसी लाइफ टाइम वैल्यू पे बेट ले रही है। डेटा देखें तो कंपनी का बेट शायद काम भी आ रहा है। डोमिनोज इंडिया का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 15.8% बढ़ा और 1700 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। चैनल मिक्स देखें तो डिलीवरी में 16.5% का LFL हुआ। डिलीवरी सेगमेंट का रेवेन्यू ग्रोथ लगातार 5 क्वार्टर से ईयर ऑन ईयर 20% से ज्यादा बढ़ा। डिलीवरी चैनल डोमिनोज इंडिया के बिजनेस का 55 to 60% है। 2 साल पहले ये नंबर 50% था और इस ग्रोथ से कंपनी को फायदा भी होता है। जुबिलेंट को एग्रीगेटर कमीशन नहीं पे करना पड़ता। कंपनी के पास अपनी ही डिलीवरी फ्लीट है। बाइक्स, राइडर्स, लॉजिस्टिक्स, पूरे लास्ट माइल तक। जो कॉम्पिटिटर्स स्विगी और जोमैटो यूज करते हैं उन्हें हर ऑर्डर पे 20 to 25% कमीशन पे करना पड़ता है। मतलब एक 500 रुपीज के ऑर्डर से 100 to 125 रुपीज कमीशन में ही चले जाते हैं। इस कमीशन के बाद कंपनी को फूड कॉस्ट्स और रेंट भी डिडक्ट करना पड़ता है। कंपनी अपना नेटवर्क भी एक्सपैंड कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने 93 नए स्टोर्स खोले। इसमें से 81 स्टोर्स डोमिनोज के हैं, 7 पॉपाइज के और 5 कॉफी स्टोर्स हैं। मतलब कंपनी ने लगभग हर दिन एक नया स्टोर खोला। फाइनेंशियल ईयर 26 में अभी तक कंपनी ने 149 नए डोमिनोज स्टोर्स खोले हैं। और तो और 50 to 60 करोड़ रुपीस के क्वार्टरली केपेक्स और डिलीवरी कॉस्ट अब्सॉर्ब करने के बावजूद जुबिलेंट के मार्जिन्स बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? ये कंपनी के स्केल पे ऑपरेटिंग लेवरेज का इम्पैक्ट है। कंपनी के पास 2000 से ज्यादा टोटल स्टोर्स हैं और कंपनी ने ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग डिलीवरी नेटवर्क बिल्ड किया है, तो कंपनी के फिक्स्ड कॉस्ट और ज्यादा नहीं बढ़ रहे। हर एडिशनल ऑर्डर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है। ऐसे में जब कंपनी का रेवेन्यू 15.8% बढ़ा तो EBITDA और भी तेजी से बढ़ जाता है। कंपनी के टर्की में ऑपरेशंस भी इस मॉडल का एक अच्छा एग्जाम्पल है। टर्की में कंपनी ने 590 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया। कंपनी का LFL 5.6% था। कंपनी का पैट मार्जिन बहुत स्ट्रॉन्ग है, 10.4%। कंपनी एक हाइपर इन्फ्लेशन इकोनॉमी में भी डबल डिजिट नेट मार्जिन रिपोर्ट कर रही है। मतलब कंपनी को अपने ओन डिलीवरी और वॉल्यूम ड्रिवन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का फायदा मिल रहा है। कंपनी अब एड मोनेटाइजेशन पे भी फोकस कर रही है।
डोमिनोज ऐप में 1.5 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। फाइनेंशियल 26 के सेकंड क्वार्टर में ट्रैफिक 28% बढ़ा है। ऐप में 4 करोड़ लॉयल्टी मेंबरशिप्स भी हैं। कंपनी ने इन ऐप एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसमें एप्पल, टाटा न्यू और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेयर्स ऑलरेडी स्पेस खरीद रहे हैं। मतलब जुबिलेंट फास्ट ग्रोथ पे फोकस नहीं कर रहा, कंपनी चैनल ओनरशिप के थ्रू मोड बना रही है। इससे कंपनी को एग्रीगेटर बेस्ड कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में फायदा मिलता है। चलिए अब बात करते हैं वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड की। फाइनेंशियल 26 के सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने 642 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। ये ईयर ऑन ईयर बस एक 3.8% का ग्रोथ था, लेकिन कंपनी अभी भी डिफेंसिवली ऑपरेट कर रही है। कंपनी के चैनल्स में प्रेशर पड़ रहा है। डाइन इन और टेक अवे फर्स्ट हाफ में 5% बढ़े, लेकिन ऑफ प्रीमाइस ऑर्डर्स जिसमें डिलीवरी भी इंक्लूडेड होते हैं वो फ्लैट थे। कंपनी के बिजनेस का 40% डिलीवरी है, तो इस सेगमेंट में फ्लैट ग्रोथ मतलब कंपनी के बिजनेस का ऑलमोस्ट हाफ ग्रो ही नहीं हुआ। वीक ऑपरेशंस के बावजूद कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स ने रिकॉर्ड हाई अचीव किया। कंपनी का ग्रॉस मार्जिन लास्ट ईयर के 69.7% से बढ़ा और 72.4% तक पहुंचा, मतलब 300 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज। कंपनी का पैट 28 करोड़ रुपीस था और नेट मार्जिन 4.3%। रेस्टोरेंट के ऑपरेटिंग मार्जिन 60 बेसिस पॉइंट्स बढ़े और 19.2% तक पहुंचे। जब एनालिस्ट ने कंपनी के हाई मार्जिन प्रोडक्ट मिक्स के बारे में पूछा तो मैनेजमेंट ने कहा कि कंपनी के ज्यादातर इंप्रूवमेंट स्ट्रक्चरल हैं। मैनेजमेंट ने लाइन बाय लाइन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट आउट किए। कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट्स रीनेगोशिएट किए हैं। कमोडिटी प्रोक्योरमेंट भी इंप्रूव हुआ है। बिल ऑफ मटेरियल सोर्सिंग इंप्रूव किया गया है और कमिश्नरी प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव हुई है। लेकिन कंपनी के ऑपरेशंस में एक चैलेंज है। कंपनी 3.8% रेवेन्यू ग्रोथ के साथ 19.2% रेस्टोरेंट ऑपरेटिंग मार्जिन्स रिपोर्ट कर रही है। अगर कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ 20% के आसपास होता तो रेंट और कॉर्पोरेट ओवरहेड जैसे फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा प्रोडक्ट्स में फैल जाते हैं। इससे कंपनी के मार्जिन्स बहुत जोर से बढ़ सकते हैं। लेकिन कंपनी का करंट 3.8% रेवेन्यू ग्रोथ से कंपनी मुश्किल से इन्फ्लेशन बीट कर पाएगी। कंपनी को अपने मार्जिन्स गिरने से बचाने के लिए कॉस्ट कट करने पड़ रहे हैं। मार्जिन एक्सपेंशन एक मुश्किल काम होगा। कंपनी के डिलीवरी चैनल में भी एक प्रॉब्लम है। जुबिलेंट की तरह वेस्ट लाइफ डिलीवरी ओन नहीं करता। एग्रीगेटर्स पे डिपेंड करने के कारण कंपनी को 20 to 25% का कमीशन पे करना पड़ता है। कंपनी मैक डिलीवरी बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। ये कंपनी का ओन डिलीवरी चैनल होगा, लेकिन एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है और फिलहाल कंपनी के पर ऑर्डर इकोनॉमिक्स पे प्रेशर पड़ रहा है। कंपनी के सीएफओ रुशित शाह भी अपने पोजीशन से स्टेप डाउन कर रहे हैं। लीडरशिप चेंज कंपनी के लिए एक चैलेंज हो सकता है, खास करके अभी जब कंपनी अपना कॉस्ट डिसिप्लिन इंप्रूव करना चाहती है। चलिए अब बात करते हैं देवयानी इंटरनेशनल की। कंपनी के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में 12.6% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ और ये 1377 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। ये वेस्टलाइफ के ग्रोथ का ऑलमोस्ट ट्रिपल है। ऊपर से देखे तो लगता है कि देवयानी का परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन कंपनी के मार्जिन्स एक अलग रियलिटी दिखाते हैं। कंपनी का ग्रॉस मार्जिन 67.8% है। कंपनी का ब्रांड कंट्रीब्यूशन मार्जिन ईयर ऑन ईयर 190 बेसिस पॉइंट्स कम हुआ और 11.7% तक पहुंचा। कंपनी का एबिटा मार्जिन भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8.1% से 6.8% तक गिर गया। मतलब कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। ऐसा क्यों? इसके दो कारण हैं, स्काईगेट का इंटीग्रेशन और नए ब्रांड्स के स्टार्टअप लॉसेस। देवयानी ने जून 2025 में स्काईगेट एक्वायर किया। यह बिजनेस अब कंपनी में पूरे एक क्वार्टर के लिए कंसोलिडेट हो चुका है। मैनेजमेंट ने इस इंटीग्रेशन के इम्पैक्ट पे कमेंट किया। उन्होंने कहा कि बिना स्काईगेट के ब्रांड कंट्रीब्यूशन मार्जिन 11.7% की जगह 12.4% होता। एबिटा मार्जिन भी 6.8% की जगह 7.6% होता। और सिर्फ स्काईगेट ही नहीं, कंपनी टी लाइव नाम का एक बेवरेज चेन, न्यूयॉर्क फ्राइज और सानुक किचन भी स्केल कर रही है। फाइनेंशियल 26 के सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने 6 टी लाइव स्टोर्स टेस्ट लॉन्च के लिए खोले। ये फिलहाल कंपनी के स्टार्टअप फेज वेंचर्स हैं। ये वेंचर्स रेवेन्यू तो जनरेट कर रहे हैं, लेकिन ये फिलहाल एबिटा नेगेटिव हैं। कंपनी का कोर केएफसी बिजनेस देखे तो फाइनेंशियल 26 के सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने 30 नए स्टोर्स ऐड किए। टोटल स्टोर्स अब 734 तक पहुंच चुके हैं। केएफसी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 5.3% बढ़ा और 572 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। केएफसी के एवरेज डेली सेल्स पर स्टोर 89,000 रुपीस है और ब्रांड कंट्रीब्यूशन मार्जिन 14.1% है। केएफसी डाइन इन और चिकन सेंट्रिक है। फाइनेंशियल 26 के सेकंड क्वार्टर में डाइन इन रिकवरी वीक था और सावन और नवरात्रि के कारण 2 फास्टिंग पीरियड्स भी थे। इससे नॉनवेज कंजम्पशन पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। अब बात करते हैं देवयानी के दूसरे मेजर ब्रांड पिज्जा हट की। फाइनेंशियल 26 के सेकंड हाफ में कंपनी ने बस 3 नए पिज्जा हट स्टोर्स खोले। पिज्जा हट का टोटल स्टोर काउंट अब 621 है।
ब्रांड का रेवेन्यू 0.6% बढ़ा और 186 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। ब्रांड का एवरेज डेली सेल्स पर स्टोर 33,000 रुपीस है। पिज्जा हट का ब्रांड कंट्रीब्यूशन मार्जिन -4% है। पिज्जा हट की हालत अपने कंपेटिटर से बहुत खराब है। ये डोमिनोज से बहुत ज्यादा पीछे छूटता जा रहा है। कंपनी ने इस इनस्टेबिलिटी के बावजूद एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिया। कंपनी के हिसाब से स्काईगेट मार्च 2026 तक कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन अचीव कर लेगा, मतलब बस 2 क्वार्टर्स में। अगर ये टारगेट हिट हो जाता है तो कंपनी के मार्जिन पे प्रेशर कम होगा। कंपनी का कंसोलिडेटेड एबिटा भी 8% से ज्यादा बढ़ सकता है। देवयानी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पे बेट कर रही है। कंपनी KFC, पिज्जा हट, टी लाइव, बिरयानी बाय किलो और गोयला बटर चिकन जैसे मल्टीपल ब्रांड्स के साथ ऑपरेट कर रही है। कंपनी QSR, ट्रैवल रिटेल और बेवरेज जैसे मल्टीपल फॉर्मेट्स में भी ऑपरेट कर रही है। कंपनी इंडिया, नाइजीरिया और केन्या के थ्रू ज्योग्राफिकली भी डाइवर्सिफाइड है। इससे कंपनी का रिस्क कम होता है, लेकिन इससे कंपनी के लिए एग्जीक्यूशन कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है। इंडिया का QSR इंडस्ट्री एक ऐसे फेज में है जहां बिजनेस मॉडल आर्किटेक्चर ब्रांड स्ट्रेंथ से ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। तीनों कंपनीज को अब अपने फूड टाइप या ब्रांड की जगह अपने ऑपरेशंस इंप्रूव करके बेटर रिजल्ट्स अचीव करने होंगे। आपको क्या लगता है, कौन सी कंपनी इंडिया के QSR स्पेस को लीड करेगी? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।